गुड मॉर्निंग क्लास। स्टडी पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव और हम यहां पर पढ़ रहे हैं साइंस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री व फिजिक्स। और आज जो नंबर है वो है फिजिक्स का। और आज हम हाजिर हैं फिर से आपके बीच फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम सारे इसकी जितने भी इस चैप्टर में जो डाउट्स होंगे, जितने भी आपके जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है, उसको धीरे धीरे करके हम बारी बारी करके पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टडी पोर्टल पे आपको सभी एग्जाम्स की तैयारी, केवीएस, एनबीएस, जीएसएसबी, सीटेट, एसएससी बैंकिंग, इन सभी एग्जाम की तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। साथ के साथ अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज जो है वो हम फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेके स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वो है ध्वनि या साउंड। ठीक है, और ध्वनि और साउंड को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना जरूरी है कि तरंग क्या हुआ, तरंग या वेव्स। तरंग या वेव्स तो सुना होगा आप लोगों ने, तरंग देखी है कभी, तरंग के बारे में सुना है। तो तरंग क्या होती है? तरंग के द्वारा क्या होता है, ऊर्जा का जो स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। ठीक है ना, तरंग क्या होती है, जिसके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, वो क्या कहलाती है, आपकी तरंग कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो कौन सी वेव है, भूकंपीय तरंगें, जिसको आप कहते हैं सिस्मिक वेव्स, और इन्हीं को आप क्या कहते हैं, पी वेव्स। आपने ज्योग्राफी में ये चीज पढ़ी होगी कि जो भूकंपीय तरंगे हैं वो क्या, उनका क्या होता है, एक एपिसेंटर्स होता है, और वहां से वो उसका मुख्य केंद्र होता है जहां से वो सारी जगह फैल जाती है। तो वो क्या है एक्चुअली में, उस तरंग के माध्यम से उस एपिसेंटर में जो ऊर्जा थी, एनर्जी थी, वो चारों तरफ फैल गई, और इससे चारों तरफ क्या हुआ, धरती कांप गई और भूकंप आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पी वेव्स जो वहां से उड़ती हैं, उनकी सहायता से क्या हुआ, ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। ठीक है, तो इसी को हम जो तरंग कहते हैं, वेव कहते हैं। ठीक है, अब तरंग जो है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो प्रकार में देख लेते हैं या टाइप्स। तो जो तरंग है वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है यांत्रिक तरंगें, यांत्रिक तरंगें या मैकेनिकल वेव, और दूसरी होती है अयांत्रिक तरंगें। जिसको कहते हैं आप नॉन मैकेनिकल वेव। अब जो ये यांत्रिक तरंगे हैं, ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। एक है आपका अनुप्रस्थ और दूसरी अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी जो वेव्स हैं वो डिवाइडेड हैं। अब हम एक एक करके इन चीजों को डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो चलिए भाई, तो पहला हम बात करेंगे इसमें यांत्रिक तरंगें या मैकेनिकल वेव्स। यांत्रिक तरंगें या मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, वे तरंगें होती हैं जिनको संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम चाहिए।
ठीक है ना। तो इसमें मैं लिख देता हूं जिनके संचारण के लिए या चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम कैसा हो सकता है? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, कैसा भी माध्यम हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई इनको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, तभी ये इस प्रकार की जो वेव्स हैं वो गति कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि भूकंपीय तरंगें, तो वो क्या करेंगी? जब जो ठोस माध्यम है उसमें गति करेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है आपका यांत्रिक तरंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ क्या होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंगें। या जिसको आप कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिसमें जो तरंग संचरण की दिशा होती है वो किसके तरफ? माध्यम के जो कण है उनके लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। समझ गए? आप इसको कैसे समझेंगे? तरंग संचरण की अगर सपोज ये दिशा है तो माध्यम के कण इस तरीके से उसमें कंपन करते हैं। ठीक है, या ये कह सकते हैं आप कि माध्यम के कण जिस दिशा में कंपन करते हैं उसके ठीक लंबवत दिशा में 90 डिग्री पे क्या होता है? आपके तरंग का संचरण होता है। इसको आप समझ लीजिए ऐसे, ये है आपका वेव और इस प्रकार से संचरण होती है। यानी वेव जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन माध्यम के कण ऊपर नीचे क्या होते हैं? फ्लक्चुएट होते हैं। माध्यम मीडियम, यानी कि मीडियम क्या हो सकता है? वायु हो सकता है, कोई गैस हो सकती है, कोई ठोस हो सकता है, तो उसके कण इस प्रकार से गति करते हैं। तो ये आप समझ गए। इसका जो एग्जाम्पल है वो है पानी में पत्थर मारने पर उत्पन्न तरंग। ठीक है, पानी में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो आपने देखा है कि जहां पर पत्थर पड़ता है उससे भी ठीक दूर की तरफ ऐसे इस तरीके से वेव्स जो है वो चलती हैं। तो वो जो तरंग है वो क्या कहलाएगी? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। इसी प्रकार गिटार, जब गिटार की स्ट्रिंग को हम खींचते हैं तो उसमें भी क्या होती है? एक वेव या तरंग पैदा होती है। ठीक है, तो वो जो तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, क्योंकि उसमें जो तरंग संचरण की दिशा है, डायरेक्शन है, वो माध्यम के कणों की ठीक लंबवत होती है। यानी मीडियम के कण तो इस तरीके से कंपन करते हैं और तरंग सीधे जाती है। ठीक है ना, तो आपको वो चीज याद रखनी है अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत। ठीक है, इसमें एक और चीज है कि यहाँ पर जो ये तरंग है इसका जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं शीर्ष, या इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रीट। ठीक है, और जो ये नीचे, जितना ये नीचे की साइड जाती है इसको कहते हैं गर्त या थ्रो। ठीक है, तो इस प्रकार से शीर्ष व गर्त बनाते हुए तरंग जो है आगे की तरफ बढ़ती है। कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और अनुप्रस्थ तरंगों की एक खासियत जो और है वो है ये तरंगें केवल गैस व द्रव के सतह पर संचारित हो सकती है। यानी कि कोई भी जो गैसीय स्टेट में अगर कोई चीज है तो उसमें ये तरंग संचारित होगी, और अगर द्रव का जो सरफेस है वहां पर ये चीज फॉलो होगी। लेकिन अगर द्रव के भीतर की बात करें तो वहां पर ये चीज फॉलो नहीं होगी, और ठोस जो मीडियम होगा, सॉलिड मीडियम होगा, उसमें भी ये अनुप्रस्थ तरंगें नहीं संचालित होंगी। ठीक है, तो ये है आपके मैकेनिकल वेव्स।
ठीक है, तो आगे चलते हैं। सॉरी, इसमें एक चीज मैंने गलत बोल दी है, इसमें केवल ये चलेगी आपकी ठोस व द्रव की सतह पर, यानी कि जो गैसियस मीडियम है उसमें नहीं चलेगी। मैंने यहाँ पर गैस बोल दिया था, गैस नहीं बल्कि ठोस व द्रव की सतह पर चलेगी, और गैसियस जो मीडियम है उसमें उस पर नहीं चलेगी। ठीक है, आगे जो हम, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, जिसको आप कहते हैं लॉन्गिट्यूड वेव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तरंग संचरण की दिशा माध्यम के कणों की दिशा के समांतर होती है। ये चीज आप याद रखना, तरंग के संचरण की दिशा माध्यम के कणों के समांतर होती है। ठीक है, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल है इसमें आपकी भूकंपीय तरंगें, यह उदाहरण जिसको आप कहते हैं सिस्मिक वेव। ठीक है, तो इनको पी वेव्स भी कहते हैं। ये कैसी तरंगें हैं, आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, और इनकी खासियत क्या होती है, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गति कर सकती है, तीनों माध्यमों में गति कर सकती है या संचारित हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये समांतर चलती है जिस दिशा में मीडियम जो है उसके कण चलते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है, और ये तीनों मीडियम में चल सकती है। जैसे भूकंपीय जो तरंगें हैं वो तीनों मीडियम में चल सकती हैं, आपको ये चीज याद रखनी। ठीक है, तो ये है आपका मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंगें, जो कि दो भागों में हम पढ़ते हैं, वो है अनुदैर्घ्य तरंग या ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड वेव्स। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं अब अयांत्रिक तरंगें। इन्हीं को हम कहते हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है, या इसको कहते हैं नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या गैर यांत्रिक तरंगें या नॉन यांत्रिक तरंगें कौन सी होती है, ऐसी तरंगें जो निर्वात में भी संचारित हो सकती है, निर्वात का मतलब होता है बिना किसी माध्यम के निर्वात, यानी वाय नहीं, यानी बिना अगर कोई माध्यम भी ना अवेलेबल हो तो उस स्थिति में भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती हैं या संचालित हो सकती है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है, कौन कौन सी वेव होती है, उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं आपको कि जो आपके प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्स रेज। ठीक है, तो इस प्रकार की जो वेव्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, अब हम कुछ प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगों को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें हैं उनकी जो रेंज है वो है 10 की पावर
-14 मीटर से लेकर 10⁻14 मीटर वेवलेंथ, यानी कि इतने वेवलेंथ तक क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो होती हैं 10⁻14 से 10⁻+14 तक। ठीक है, तो ये है आपका यांत्रिक तरंगे। अब यांत्रिक जो तरंगे हैं उसको, कुछ इंपॉर्टेंट तरंगे हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ खोजकर्ता, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उपयोग। तो जो सबसे पहली जो तरंग होती है वो होती है गामा रे। तो गामा को इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जो गामा जो किरणें हैं वो, उसकी जो खोज करते हैं वो है बैक्यूरल। उपयोग क्या होता है, सर्वाधिक भेदन क्षमता परमाणु भट्टी में प्रयोग, परमाणु रिएक्टर में प्रयोग। ये याद रखना कि जो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता है, पेंट्रेशन पावर जिसको कहते हैं, वो गामा रेज के अंदर होती है। इसका मतलब क्या होगा कि जिसके अंदर जितनी पेंट्रेशन पावर होगा उतनी मोटी चीज को वो क्या कर सकता है, वो वेव क्या है, पार कर सकती है। समझ गए? अगर इतनी मोटी दीवार है तो उसको सारी रेज पार नहीं कर सकती है, बल्कि जिसकी पेंट्रेशन पावर ज्यादा होगी वो ही पार कर सकती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा रेज। ठीक है, दूसरी वो है एक्सरे। एक्सरे की जो किरणें हैं उनकी खोज की थी आपके रोन्जन। ठीक है, और एक्सरे तो आप सब जानते हैं कि एक्सरे का उपयोग कहाँ होता है, हमारे चिकित्सा फील्ड में या मेडिकल फील्ड में, चिकित्सा क्षेत्र, और साथ के साथ आपका फार्मास्यूटिकल यानी कि औषधि निर्माण या दवाइयों के निर्माण में। ठीक है, तो ये ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा यूज होता है किसका, एक्सरे का। सारे जो स्कैन किए जाते हैं बॉडी के वो एक्सरे के अंदर ही किए जाते हैं, आप सबको पता है ना। उसके अलावा जो दवाई इंडस्ट्री है उसमें जो दवाई है वो अंदर कई कैसे काम कर रही, घुल रही है कि नहीं घुल रही है, इन सारी चीजों का भी पता किससे, एक्स किरणों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट या यूवी रे। ठीक है, यूवी जो रे है इसकी खोज की है आपके रिटर नामक वैज्ञानिक ने। यूवी जो किरणें हैं उनका आपको पता है किस प्रकार से यूज होता है, सफाई में कीटाणुओं को मारने के लिए, कीटाणुओं को मारने के लिए, साफ सफाई में, या जो बहुत सारे यंत्र हैं उनकी साफ सफाई में, क्योंकि जो आपके घरों में आपके वो लगा हुआ है, आरओ लगा हुआ है, तो इन सब में भी क्या होता है, यूवी रेज की सहायता से जो कीटाणु हैं उनको मारा जाता है और उससे पानी को एकदम क्लीन कर दिया जाता है। तो जो ये यूवी रेज है ये मेनली साफ सफाई के कामों में यूज होती है। जो पेज पुट्स हैं इलेक्ट्रॉनिकली बहुत महंगे होते हैं, उनको साफ सफाई यूवी रेज की सहायता से ही की जाती है। ठीक है, तो ये है आपका। नेक्स्ट है विजिबल रे, विजिबल रेज, या जिसको आप दृश्य किरणें कहते हैं। जो विजिबल रे है इसकी खोज आपके किसने की है, न्यूटन। ठीक है, तो विजिबल जो रे है उसका तो आपको पता है कि इसके कारण हमें दिखाई देता है। जो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम है उसमें एक जो पार्ट है वो किसका होता है, विजिबल रे का होता है, और उसी के कारण जो हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं, कोई भी चीज हमको दिखाई पड़ती है, तो वो किसके कारण, विजिबल रे, और इसकी खोज न्यूटन ने की थी। उसके बाद इंफ्रारेड रे,
ठीक है। जो इंफ्रारेड रेज है इसकी खोज जो है वो हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने की, हर्सेल, ठीक है, IR। तो इंफ्रारेड जो रेज है इसका प्रयोग होता है आपका फोटोग्राफी, थर्मल कैमरे में, थर्मल कैमरा और मरीजों की सिकाई करने में, मरीजों की सिकाई यानी कि जो थर्मल कैमरे हैं उसमें, क्योंकि जो ये इंफ्रारेड रे है ये क्या करती है, हीट को पैदा करती है, ऊष्मा को पैदा करती है जिस चीज पर पड़ती है। इसलिए वो इन जो थर्मल इमेजिंग कैमरे होते हैं उसमें अगर कोहरे में या कहीं पे धुआं इस तरीके की मौसम में फोटोग्राफी करनी है तो उसके लिए फिर जो है उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तो उसके लिए जो है वो इंफ्रारेड रेज का ये वाले जो कैमरे होते हैं उनका यूज होता है। उसी प्रकार अगर मरीजों की कहीं पर सेकना होता है तो उसके लिए भी इस प्रकार के जो इंफ्रारेड रे है उसका यूज किया जाता है, क्योंकि हाथ बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल है उसमें हाथ से काम नहीं हो सकता है, तो उसके लिए इस प्रकार की रेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इंफ्रारेड रेज इसको मिटा देता हूँ तब नीचे कुछ आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद है आपका सूक्ष्म किरणें जिनको कहते हैं माइक्रोवेव्स। तो सूक्ष्म जो किरणें हैं उसकी खोज की है हेनरिक हेड्स ने जो है सूक्ष्म किरणों की खोज की है। और इसका तो आपको पता ही है कि सूक्ष्म जो किरणें हैं उसका यूज कहाँ होता है, आपके घरों में जो चीजें पकाने के लिए होता है, माइक्रोवेव जो है उसमें इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका इस्तेमाल रिमोट वगैरह में होता है, रिमोट टीवी, लाइट गई सॉरी,